हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 18, 19 एंड 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट। जब किसी ने किसी को एक्नॉलेज किया है या पेमेंट करा होता है, जब एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन चल रहा होता है, उस टाइम आपके लिमिटेशन एक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन पर क्या असर होता है, वो हम देखेंगे कि क्या उसको उसका जो टाइम पीरियड है बढ़ जाता है या घट जाता है, उसके बारे में ये बताता है। अब हम ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे। सेक्शन 18 ये क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, मतलब एक्नॉलेजमेंट भी है और कैसे? राइटिंग में। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जब टाइम पीरियड की एक्सपायरी होने से पहले अगर एक पर्सन जिसमें एक सूट या एप्लीकेशन लाइक करता एक्नॉलेजमेंट कर देता है अपनी लाइबिलिटी की, ठीक है, कैसे? इन राइटिंग, साइंड, मतलब राइटिंग में होना चाहिए टाइम पीरियड की एक्सपायरी से पहले। अगर वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है, वो पर्सन कैसे दे सकता है? बाय एनी पर्सन थ्रू ह्यूम ही ड्राइव्स टाइटल, मतलब जैसे एक टेनेंट होता है वो अपने लैंडलॉर्ड से एक टाइटल डिराइव करता है, वो पर्सन, या बाय द पार्टी, वो खुद या कोई और। एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका शुरू हो जाता है किस दिन से? व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड, जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट साइन होती है उस दिन से। आपका पेंडिंग टाइम पीरियड में अगर कोई भी पर्सन एक्नॉलेजमेंट देता है कि आई ओ यू समथिंग, तो द पर्सन व्हेन ही साइंड दैट डॉक्यूमेंट कि भाई हाँ, कि ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है, उस दिन से उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, अ फ्रेश पीरियड। ठीक है, जैसे मान लो 1945 में किसी ने किसी को पैसा दिया, टाइम पीरियड आपका कब खत्म होएगा? 1948 में। लेकिन अब 1947 में उसने एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ भाई आई ओ यू 3 लाख रुपीज। ठीक है, उस दिन से उसका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाता है 1947 से। ये इसको एक्सटेंड नहीं करता, लेकिन जिस दिन से वो एक्नॉलेजमेंट देता है एक नया कॉज ऑफ एक्शन बना के उसको एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे देता है। अब ये क्या कहता है? अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड है, डेट ही नहीं है, तो भाई तब तो सबसे बड़ा पंगा है, क्योंकि डेट का ही तो चक्कर है। तो ये कहता है कि ओरल एविडेंस उस डेट का दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में कहते हैं ना कि ओरल एविडेंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेबल है। तो उन सर्कमस्टांसिस में यहाँ पर भी ओरल एविडेंस हम ले लेंगे उस एक्नॉलेजमेंट की डेट का। अब ये एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि इस सेक्शन के लिए acknowledgement may be sufficient though it omits to specify exact nature, right, time of payment, delivery, performance। मतलब अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे की बातें रह भी गई तो भी कोई बात नहीं। मेन हमारा ये है कि मेन मकसद हमें समझ में आना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी या राइट की बात हो रही है, आगे पीछे की बातें हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, द वर्ड साइंड मीन्स, साइंड जो है कि पर्सनली होना चाहिए या एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड, जिसको हमने ऑथराइज किया हुआ वही कर सकता है, वही मेरी जगह सिग्नेचर कर सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, जो कि एप्लीकेशन लगती है किसी डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें ये वाली एप्लीकेशन नहीं लागू होती। ठीक है, ये एप्लीकेबल आपका नहीं है यहाँ पर। अब ये क्या कहता है? एक्नॉलेजमेंट मीन्स डेफिनेट, क्लियर एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। कोई भी अगर एक्नॉलेज करता है क्लियरली कि भाई हाँ मैं एक लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है मेरे अगेंस्ट, तो उसे एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ बार डेट, मतलब जिसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, पास्ट लाइबिलिटी थी, मतलब 1948 में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है। अगर आप 1949 में बोलते हो हाँ भाई यार मेरे 2 लाख रुपए बचे तो थे, मैंने देने तो थे, तेरे को करना तो था, तो यहाँ पर ना ये पीरियड ऑफ, ये आपका सेक्शन 18 नहीं लगता, क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। मतलब कैन नॉट गिव अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 18 में हमें क्या था कि भाई बिफोर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन पेंडिंग होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और साइंड किससे होना चाहिए? बाय द पर्सन और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ठीक है, अब जो ये है कि एक जो था वहां पे कि डिराइव्स हिज टाइटल और लाइबिलिटी, एन ऑक्शन परचेजर डिराइव्स हिज टाइटल फ्रॉम द जजमेंट डेटर
Thus an acknowledgement made by the letter will be binding on the former। मतलब जो ऑक्शन परचेजर जो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है ऑक्शन में, वो अपना टाइटल लेता है जजमेंट डेटर से, तो अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट जजमेंट डेटर देता है तो वो बाइंडिंग होएगी ऑक्शन परचेजर पर। ठीक है, जो हमने लिखा था कि भाई कोई अगर किसी से टाइटल डिराइव करता है तो एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और राइट, जो सूट और एप्लीकेशन में डिमांड करी थी। ठीक है, बतानी होनी चाहिए कि हम किसके बारे में एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, और नीड नॉट बी एक्सप्रेस, वो नेसेसरी इम्प्लीकेशन भी हो सकती है कि जो समझ भी आती है कि भाई हाँ इसी के बारे में ही बात हो रही होगी। ठीक है, सेक्शन 19 आपके बारे में क्या बात करता है, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, या कोई इंटरेस्ट जो लीगेसी पे देना था उसको जब वो पर्सन देता है तब क्या इफेक्ट होता है। वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट या लीगेसी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, टाइम पीरियड खत्म होने से पहले जब एक पर्सन देता है तब जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उस टाइम बाय द पर्सन लाइबल टू पे द डेट और लीगेसी, या उसका एजेंट जो ड्यूली ऑथराइज होता है उस बिहाफ में, द अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। पहली बारी हमने क्या देखा था सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में था एक्नॉलेजमेंट, कि वो रिटर्न एक डॉक्यूमेंट दे देता है कि आई एक्नॉलेज कि भाई मेरे को तुम्हारा पैसा देना है। अब सेक्शन 19 में क्या बात करती है कि ये कुछ पेमेंट कर देता है अपने डेट के, उसके बकाया जो होता है ना, कि हम पैसा दे देता है कि हाँ भाई ये लो, मान लो 1 लाख था कि यार अभी 50,000 रुपया ले लो। ठीक है, तो ये 50,000 जब से देता है ना, उस दिन से न्यू फ्रेश पीरियड, आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका डेट और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी पे बात करता है। अब इसमें प्रोवाइजो है, ये क्या कहता है कि सेव इन द केस ऑफ पेमेंट मेड बिफोर 1 ऑफ जनवरी, 1 जनवरी 1928 से पहले उसको सेव करते हुए जो भी पेमेंट उसके बाद होती है वो सारी की सारी उसकी हैंडराइटिंग में या साइंड में होनी चाहिए उस पर्सन की जिसने वो पेमेंट करी है। ठीक है, इसका मतलब पहले सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से काम बन गया, सेक्शन 19 में आपने पैसा भी दिया, उस दिन जिस दिन आपने पैसा दिया, मान लो यहाँ पे 1945 में 3 लाख रुपया दिया, 47 में उसने 50,000 रुपया दे दिया, तो जब से पैसा उसने दिया आधा, उस दिन से नया कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है और आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये क्या कहता है कि इस सेक्शन के लिए वेयर मॉर्टगेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेजी, जब लैंड जो है मॉर्टगेजी की पोजेशन में होता है जिससे आपने पैसा उठाया था, तो जो रेंट की रिसिप्ट है या प्रोड्यूस की, वो माना जाएगा कि पेमेंट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका पैसा चुकाया जा रहा है, तभी हम उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं कि भाई तू मेरे प्रॉपर्टी से ही रेंट ले, या प्रोड्यूस से पैसा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उससे जो पैसा तुझे आएगा वो मेरा तेरे को पेमेंट ही माना जाएगा। डेट जो है वो डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर, मतलब जो कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री से आता है उसका जो पैसा उसको एक पर्सन को जो देना होता है उसको हम डेट नहीं कहते, वो उसकी लाइबिलिटी होती है, उसको हम इस सेक्शन से नहीं तोल सकते। ठीक है, अब सेक्शन 19 में आपके दो कंडीशंस नेसेसरी हैं कि पेमेंट जो होना चाहिए वो विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड है। ठीक है, और जो पेमेंट होना चाहिए वो एक्नॉलेज होने चाहिए, कैसे, ईदर इन राइटिंग, मतलब इन राइटिंग तो है ही, इधर इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पेयर और साइंड बाय हिम। ठीक है, या तो उसकी हैंड राइटिंग में या उसके सिग्नेचर्स होने ही होने चाहिए उस एक्नॉलेजमेंट पे, कि जब वो पेमेंट करता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें ये इतना बकाया पैसा दे रहा हूँ, उसकी एक्नॉलेजमेंट कि ये मेरे, मैं खुद दे रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ और मैं ही पेमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड प्रिस्क्राइब्ड है वो इसका मतलब कौन सा टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड आपका शेड्यूल में दिया हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और टाइम पीरियड में हमने डिफरेंस भी बताया था एक दूसरे हमारे प्रेजेंटेशन में, कि ये जो आपका बात होता है ना कि अगर 3 साल आपके शेड्यूल में लिखा हुआ है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में लिखा होता है, उसकी बात कर रहा है। अब ये एक हम एग्जाम्पल देते हैं कि ए ने बी से लोन लिया, 2 साल 11 महीने के बाद ए ने अपने बेटे के द्वारा पैसा भिजवा दिया और एंडोर्समेंट भी ले ली कि हाँ भाई हमने तुम्हारा पैसा दे दिया। ठीक है, 2 साल के बाद
इसने अपने बेटे को भेजा 2 साल के बाद, यहाँ पे 2 साल 11 महीने के बाद। जैसे ए ने अपने बेटे को भेजा, ए ने बी से लोन लिया, बी ने अपने बेटे को भेजा 2 साल 11 महीने के बाद, मतलब बस टाइम पीरियड खत्म ही होने वाला था तब। ठीक है, 2 साल के बाद, इसके 2 साल के बाद बी ने केस फाइल कर दिया कि भाई रिमेनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट दो। उनका कुछ अमाउंट रिमेनिंग होगा और इंटरेस्ट भी रिमेनिंग होगा, इन्हों को लगा होगा कि हमने तो दे दिया तो बात खत्म हो गई। तो जो सूट जो था वो विद इन टाइम था। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पेमेंट थी वो ड्यूली ऑथराइज्ड ए का सन उसने की थी और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में की थी। तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से, जिस दिन उसकी पेमेंट हुई उससे शुरू हो गया। इसका मतलब 2 साल 11 महीने के बाद उसको 3 साल का टाइम पीरियड फिर से मिल गया, और वो जो टाइम बी ने केस किया ए के अगेंस्ट रिमेनिंग अमाउंट के लिए, वो सही माना गया कि हाँ ठीक था, टाइम पीरियड में आपने केस किया। ये कहते रह गए कि हमने तो दे दिया था पैसा, ऐसे कैसे। कोर्ट कहता नहीं भाई, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका शुरू हो गया है। अब जो आपका सेक्शन 20 है, ये बेसिकली ना आपके 18 और 19 को ही समझाता है कि जब कोई पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट हो जाती है बाय अनदर पर्सन। उसमें हमने क्या देखा था कि एक्नॉलेजमेंट बाय द पर्सन और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है, या पेमेंट भी, उसमें जो अनदर पर्सन है वो क्या है, वो कौन है। तो द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 एंड 19 इन द केस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी है तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है? लॉफुल गार्जियन, कमेटी, मैनेजर और एजेंट बाय सच गार्जियन, कमेटी और मैनेजर टू साइन द एक्नॉलेजमेंट और मेक द पेमेंट। मतलब उसमें एक पर्सन अपनी कमेटी को, मैनेजर को, एजेंट को, लॉफुल गार्जियन को अपना ऑथराइजेशन दे सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये बेसिकली इसने 18 और 19 को आपका समझाया है कि किस तरह से अनदर पर्सन का इस्तेमाल होता है और कहाँ से उसको पावर मिलती है कि वो उसके बिहाफ पर एक्नॉलेजमेंट दे सके। अब ये कहता है नथिंग इन द सेड सेक्शंस, जो कुछ भी ऊपर नहीं कहा गया है, मतलब उसका को छोड़ते हुए, रेंडर्स one of several joint contractors, partners, executors, mortgages chargeable by reason only of a written acknowledgement signed by or payment made by। मतलब कुछ भी जो उस सेक्शंस में है वो उस एक कोई भी, मान लो एक बंदा कॉन्ट्रैक्टर्स में से या पार्टनर्स में से या एग्जीक्यूटर्स में से उनको लाइबल नहीं करता खाली पीली कि भाई हमने साइन कर दिया। उन्होंने तो उसके अगेंस्ट साइन करा ना, दूसरे पार्टी की लाइबिलिटी को कहा कि हाँ वो आपको ओ करता है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती, वो फ्री रहता है। जो पर्सन ने करा है, जिसकी लाइबिलिटी है उसी की ही लाइबिलिटी रहती है। अब इस पर सेक्शन के लिए ये क्या कहता है कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट हुई है या पेमेंट हुई है किसी लाइबिलिटी को, ठीक है, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट से, जो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट होएगी अगेंस्ट अ रिवर्सनर। ठीक है, जो केस होगा वो भी, और अगेंस्ट अ रिवर्सनर। अगर कोई भी एक बंदा कह देता है कि हाँ हम ये ओ करते हैं या नहीं करते हैं, और वो हिंदू लॉ से उस पार्टी को गवर्न करता है, तो वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट होगी अगेंस्ट अ रिवर्सनर। और अगर लाइबिलिटी इनकर होती है और वो अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरफ से अगर कोई ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट या मैनेजर ये कह देता है कि हाँ भाई हम तुम्हें ओ करते हैं, मनी कुछ एक्नॉलेज करते हैं या पेमेंट देते हैं, तो वो भी होल फैमिली की तरफ से मानी जाएगी और वो पर्सन लाइबल होंगे। मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे हमेशा एक कर्ता या मैनेजर जो होता है, जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो बाहर जाके कुछ बात को मान लेता है तो उसके लिए सारी की सारी फैमिली लाइबल हो जाएगी, और वो भी एक ऑथराइज्ड पर्सन ही है। ये अनदर पर्सन जो है ना, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको अलाउड है ये सब करना। तो बस यही है कि सेक्शन 20 जो है वो बेसिकली क्या है, एक्सप्लेनेटरी और सप्लीमेंट्री टू सेक्शन 18 एंड 19। उसने समझाया कि 18 एंड 19 में बेसिकली क्या लिखा हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।